आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम पढ़ रहे थे लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में, और प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हमने काफ़ी पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं और अब कुछ ही पार्ट शेष रहे हमारे पास। आपको कह रहा हूं कि जितने भी पार्ट आपने अभी तक पढ़े हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे ही पार्ट आगे आने वाले हैं। सेम पार्ट नहीं आने वाले, लेकिन लॉजिकल क्वेश्चन आने वाले आगे। तो आप प्रत्येक पार्ट को बहुत ही अच्छे ढंग से प्रिपेयर करोगे ताकि आपके किसी भी चीज़ में कोई तकलीफ ना हो। तो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन में, अगले कॉन्सेप्ट में। आपका स्वागत है। अगला क्वेश्चन, अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है? तो क्वेश्चन देखो क्या है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी है कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई? सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, आपको ये बताना है। अब हमने जो पहले वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसके आधार पर प्रश्न को नहीं करना है। ये कि हमने पहले एक दो क्वेश्चन ऐसे भी किए थे जिसमें शायद कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। किस प्रकार के क्वेश्चन थे? हाँ, 50 आम बेचने पर एक व्यापारी को 5 आम के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। वो प्रश्न अलग था और ये प्रश्न अलग है। उसमें तो थोड़ा सोचना पड़ता था क्योंकि उसका जो लास्ट पॉइंट था वो हमारा क्या था, मेन पॉइंट होता था। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई चीज नहीं है कि लास्ट पॉइंट मेन पॉइंट है। जो दे रखा है उसको लिख दो। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप डायरेक्ट एसपी और सीपी का प्रयोग करोगे। एसपी यानी विक्रय मूल्य और सीपी यानी क्रय मूल्य। तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर किसके बराबर है? 25 वस्तुओं के एसपी के बराबर हो गया। यानी सीपी बटा एसपी बराबर हो जाएगा यहाँ पर 25 बटा 30। 5 25 5 30 यानी बराबर आ जाएगा 5 बटा 6। क्रय मूल्य तो हमारे पास दे रखा है 5 और विक्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है? 6। हमें लाभ और हानि ज्ञात करनी है। तो 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है। कितने का लाभ हुआ? 1 का। लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य कितना हमारे पास? 5। तो 5 गुणा किससे कर दो? 100 से। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20%। ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। जो क्वेश्चन जैसा दे रखा है उसको वैसा का वैसा ही लिखते जाओ। 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य 25 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। फिर हमने सीपी बटा एसपी यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद कर लिया। कोई भी चीज वो 5 में खरीद रहा है और 6 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हुआ? 1 पर। और लाभ हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है। क्रय मूल्य हमारे पास कितना दे रखा है? 5। तो 5 गुणा 100 बराबर 20% हमारे पास क्या आ जाएगा? लाभ आ जाएगा। आपको आगे लिखना है 20% लाभ, क्योंकि इसमें याद रहेगा या ना कुछ 20% हानि भी हो सकती है ना इस क्वेश्चन के हिसाब से। तो याद रखना 20% लाभ ही होगा प्रश्न में। उत्तर में आपको दोनों देंगे, 20% लाभ 20% हानि, -20% लाभ -20% हानि है। याद रखना। हाँ, एक चीज वो याद रखना, छोटी सी चीज है ये लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको प्रश्न में दे दे कि -20% लाभ, तो इसका मतलब है वो हानि ही है। ऐसा नहीं है लाभ है, वो हानि ही है। तो एक बार थोड़ा सा वैसे कम देते हैं, लेकिन कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न दे दिया जाता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है कि 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्वेश्चन है 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सौदे में कितने प्रतिशत लाभ हानि हुई? सौदे में
कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। क्या 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 48 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सेम ऊपर वाला प्रश्न दे रखा आपके पास, कोई ज्यादा चेंजेबल नहीं है। तो देखो जो दे रखा है, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य सीपी बराबर क्या दे रखा आपका 48 वस्तुओं का किसके बराबर है, विक्रय मूल्य के, तो एसपी। बस अब सीपी अपने एसपी याद कर लो, सीपी बटा एसपी बराबर 48 यहाँ दे रखा है बटा, आगे लिख दो 40 को, यहाँ लिख दिया 40 को यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 8 छंग 48, 8 पंजे 40, यानी 6 में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। कोई भी चीज कोई आदमी 6 में अगर खरीदेगा और 5 में बेचेगा तो उसको लाभ होगा हानि होगी। कितने रुपए की, 1 रुपए की। हानि किस पर होती है, 6 पर, गुणा किससे कर दो, 100 से। तो ये हो जाएगा 6 दूने 6 कम 6 4, 6 चंग 36, फिर 4/6 बराबर हो जाएगा 16 सही 2/3% क्या हो जाएगी हमारे पास, हानि हो जाएगी। थोड़ा गुणा भाग सही कर लेना, 6 कम 6 बचा 4, 6 छंग 36 बचा 4/6 लिख दिया। फिर ये दोनों आपस में कट रहे हैं, इसलिए 16 सही 2/3% हानि आएगी, क्योंकि कोई भी आदमी 1 रुपए का 6 रुपए में खरीद रहा है और 5 में बेच रहा है। ऐसी चीज नहीं है कि 6 में खरीद रहा है 5 में बेच रहा है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग प्रश्न कर रहे हैं। तो याद रखना, कॉन्सेप्ट आधार पर प्रश्न करना, आपको घबराना नहीं है प्रश्न को करते टाइम। और प्रश्न ज्यादा हार्ड नहीं आते लाभ आने में, बहुत ही आसान से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। हार्ड क्वेश्चन देखो कितना हार्ड, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर पाओगे। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो ये क्वेश्चन आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखते रहना, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी बिना कॉन्सेप्ट के। तो अगला क्वेश्चन और है, तो चलो ये पहले स्लाइड। किसी परिवार के चावल मछली और तेल पर लिखो, किसी परिवार के चावल मछली व तेल, चावल मछली व तेल पर किए गए व्यय 12:17:3 है, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्य में इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 20%, 30% व 5% की 30%, 20%, 30% व 5% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ परिवार द्वारा इन वस्तुओं पर किए जाने वाला व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, कितने प्रतिशत व्यय में वृद्धि होगी। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे ढंग से दे रखा है, प्रश्न अच्छे से पढ़ लो एक बार के लिए कि एक परिवार है जो चावल मछली और तेल का उपयोग कर रहा है, खाने के लिए कर रहा है, किसी भी चीज के लिए कर रहा हो,
उसका वे करने में उसका वे अनुपात है 12:17:3। यानी कोई भी चीज़ में अगर वो चावल में 12 रुपये खर्च कर रहा है तो मछली में कितना रुपये खर्च कर रहा है 17, और तेल में कितना खर्च कर रहा है 3 रुपये खर्च कर रहा है। 12 रुपये का चावल आता है तो 17 रुपये की मछली और 3 रुपये का तेल आ रहा है वो, ठीक है। इन वस्तुओं के मूल्य में अगर इन जो वस्तु चावल में तेल का जो भी वस्तु मूल्य था उनके वस्तुओं मूल्य में कितने की वृद्धि हुई, 20% की मूल्य वृद्धि हो गई चावल के अंदर, 30% की वृद्धि हो गई मछली के अंदर, और 5% मूल्य वृद्धि हो गई तेल के अंदर, ठीक है। आगे दे रखा है, बताओ परिवार द्वारा इन वस्तुओं द्वारा किए जाने वाले वे, मतलब अब वो कितना खर्चा अधिक हो जाएगा। पहले मान लो अगर 50 रुपये खर्चा हो रहा तो अब कितना खर्चा रुपये हो जाएगा, तो अब कितने रुपए की इसमें वृद्धि हो जाएगी, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दे रखा है। तो सबसे पहले हम लिख दो क्या दे रखा है हमारे पास, चावल, फिर दे रखा आपके पास मछली, और फिर आपके पास दे रखा है तेल। हम अनुपात है इनको हम बड़ी चीज के रूप में ले सकते हैं ताकि हमारा 100 का गुणा कैंसिल हो जाए। कहने का मतलब है अगर इनके सब के पीछे 2-2 जीरो लगा दूं मैं, तो हम अगर प्रतिशत निकालेंगे बाद में तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक पूर्णांक संख्या प्राप्त हो जाएगी। मैं इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकता हूं, लेकिन फिर पॉइंट में आएगा और दशमलव आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे गुणा प्लस बाकी जोड़ करने में। तो याद रखना कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए अनुपात वाला और फिर वृद्धि और लाभ वाला क्वेश्चन आ जाए तो कोशिश यही करना कि इनके पीछे 0-0 रह जाए। तो इसका मतलब है मैं मान सकता हूं कि 1200 रुपये का चावल था पहले, फिर 1700 रुपये की मछली ला रहे थे हम, और 300 रुपये का तेल आ रहे थे। अनुपात वही आ गया ना, 2 जीरो से 2 जीरो वापस कैंसिल कर देंगे। 1200 रुपये का चावल ला रहे थे हम, तो मतलब कितना रुपये वे कर रहे थे हम, 1200 रुपये चावल में कर रहे थे, 1700 रुपये मछली में कर रहे थे, और 300 रुपये इसमें कर रहे थे। तो टोटल वे कितना हो रहा था हमारे पास, 3200 रुपये का, यानी 3200 रुपये का हम खर्चा कर रहे थे पहले। लेकिन अब क्या हुआ कि इन वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः यानी चावल में कितने की वृद्धि हुई, 20 की, तो 20% की वृद्धि कर दो चावल के अंदर, प्लस 20%। तो 20% की वृद्धि करोगे तो चावल के मूल्य कितने की वृद्धि हो जाएगी, ये ध्यान रखो। तो चावल के मूल्य में पहले 1200 रुपये था, वे वृद्धि कितने की हो जाएगी, कितने की हो जाएगी। इसका मतलब इसका 20% कितना हो जाएगा, 1200 का 12 दूना 24, 240। इसमें कितने की वृद्धि की हो रही है, 30% की, 70 तिया 51। फिर इसमें कितने की वृद्धि हो रही है, 5 की, तो ये जाएगा 5 तिया 15। ये मूल्य आ जाएगा डायरेक्ट, वृद्धि जाएगी। यहाँ पर 240 के आ रहा है, यहाँ 510 आ रहा है, और यहाँ पर 150 आ रहा है। देखो 70 तिया 51 जीरो हो गया, 12 दूना 24 और जीरो हो गया, 5 तिया 15 हो गया, ठीक है। एक सेकंड और याद रख लेना, थोड़ा सा 5% की वृद्धि है क्या, तेल के मूल्य 50% वृद्धि दे रखा आपके पास, परसेंट में दे रखा है तो परसेंट के हिसाब से करते हैं। 50% की वृद्धि दे रखा है तो यहाँ पर 50% कितना हो जाएगा इसका, 150 रुपये, ठीक है। अब वापस देखो एक बार के लिए कि वे पहले कितना था हमारे पास, 3200 था, अरे वृद्धि कितनी हो गई हमारे पास, 240, 510 और 150 कितना होता हमारे पास, वे वृद्धि कितनी हो गई, 0 0 0, ये लो 5 6 5 5 5 10 हासिल लगा 1 1 1 2 2 2 4 4 5 9। हमारे पास मूल्य पहले कितना था, 3200 था, वृद्धि कितने की हुई, 900 रुपये की वृद्धि होगी। कितने की होगी, 900 रुपये की वृद्धि, 900 रुपये की वृद्धि होगी। हमें पूछा क्या गया इसमें, वे में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, 900 की वृद्धि हुई, कितने पर हुई, 3200 पर हुई। गुणा किससे कर दोगे आप, 100 से कर दोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो, 32 का भाग लगा दो और आपके पास फाइनल उत्तर आ जाएगा। तो 32 दूना 64, 32 की 96 नहीं होगा, 32 दूना 64, कितना बचा, 6 70 27 26 बच गया। 32 8 कितने होते हैं, 8 दूना 16 हासिल लगा 1, 8 या 24 रहे 25, 256 कितना हो गया 8। फिर कितना बचेगा, 4/32, 4/32 बराबर हो जाएगा हमारे पास 28 सही 1/8% क्या हो जाएगा हमारे पास, वृद्धि हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन को और समझ लेना अच्छे से, बहुत ही अच्छे ढंग से प्यारे ढंग से क्वेश्चन है, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना है इस क्वेश्चन में, करना कुछ नहीं है। चावल मछली और तेल दे रखा है आपके पास, हमें मूल्य मानना है, 120 मान लो 12 मान लो क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन आपको गुणा भाग करने में तकलीफ होगी। यहाँ पर 24 आ जाएगा। अब मान लो कि एक बार के लिए इस प्रश्न को दूसरे तरीके से करके बताता हूँ, अगर ये उत्तर ना आए तो कह देना मुझे कि ये उत्तर नहीं आ रहा हमारे पास। तो हम शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर चावल है तो चावल को सी ले लिया मैंने, मछली को मैंने एम ले लिया और तेल को मैंने टी ले लिया, ठीक है।
ले लिया। अब मान लो कि मैंने 1200 नहीं माना कि 120 रुपये माना, तो 120 से करके देख लो। तो 120 किसका मूल्य हो गया हमारे पास? 120 हो गया हमारे पास चावल का। फिर इसका मूल्य मान लिया मैंने 170 रुपये और इसका मूल्य मान लिया मैंने 30 रुपये। हमें यहाँ पर 2 जीरो लगा रहे थे, हम 1 जीरो लगा करते हैं, फिर हम बिना जीरो लगा के कहेंगे तो भी उत्तर वही आने वाला है, गलत उत्तर नहीं आएगा, पहले कह रहा हूँ। तो देखो 120 17 30 कितने होते हैं? ये हो गया 200 320, तो टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? 320 आ जाएगा। आ गया 320, ठीक है। फिर इसमें वर्दी हो गई हमारे पास, तीनों में वर्दी हो रही है। इसमें वर्दी हो रही है 20 की, इसमें हो रही है 30 की, इसमें हो रही है 50 की, वर्दी हो गई। तो 12 दूने 24, ये हो गया 24, इसमें हो गया 51, इसमें हो जाएगी 5 से 15। तो अब वर्दी कितनी की हो रही है हमारे पास? 24 और 51 और 15, 5 6 4 10, हासिल लगा 1, 5 6 7 8 9, 90 की वर्दी हो रही है। कितने की वर्दी हो रही है? 90 की वर्दी हो रही है। 90 की किस पर हो रही है? 320 पर हो रही है, 320 पर। फिर गुणा किससे कर दोगे? हम 100 से कर दिया, तो 1 जीरो से 1 जीरो, तो 900 बट्टा 32 बराबर हमारे पास जाएगा 28 सही 1/8%। अगर आप मानोगे तो भी हो जाएगी। अब आप बिना अनुपात बिना माने भी कर सकते हो, 12 17 और 3 लेके भी कर सकते हो, लेकिन फिर दशमलव आएगा और दशमलव से 100 से कैंसिल हो जाएगा, तब हमारे पास भी उत्तर कितना आने वाला है? 28 सही 1/8%। यहाँ पे देख लो 900/32 यहाँ आ रहा है, 900/32 वहाँ आ रहा है। इसलिए याद रखना, आप वही करना जो आसान हो आपके लिए, गुणा भाग आसान हो, तभी तो भैया मानना हो। इस विधि से भी कर सकते हो, इस विधि से भी कर सकते हो, विधि दोनों एक ही है, लेकिन हमने मानने में थोड़ी बहुत कमी कर दी है। पहले वर्दी कर रहे थे थोड़ी बहुत, यहाँ पर 10 ज़्यादा मान रहे थे, यहाँ पर 100 ज़्यादा मान रहे। ओके, तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर, वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर, वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि, आरंभ की प्रतिशत हानि, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करनी है। एक बार के लिए क्वेश्चन देखते आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे कि क्वेश्चन को करना क्या है। कि वस्तु के विक्रय मूल्य को दुगुना करने पर आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है। आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर है ना, लाभ और प्रतिशत हानि बराबर होता है। अब देखो प्रश्न को करना किस प्रकार से है, यहां पर करना है। तो देखो, माना कि फर्स्ट एसपी, फिर सेकंड एसपी, वस्तु के विक्रय मूल्य, माना कि वस्तु का विक्रय मूल्य पहले 100 मान लिया मैंने, मान लिया, को दुगुना करने पर, दुगुना कर दिया, फिर 200 मान लिया, 200 हो गया। पहले मैं 100 रुपये वस्तु को बेच रहा हूं, फिर 200 रुपये में बेच रहा हूं, ठीक है। आरंभ की प्रतिशत हानि, आरंभ की प्रतिशत हानि के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, यानी आरंभ में प्रतिशत जो हानि हो रही है वो बाद में जितना लाभ हो रहा है उसके बराबर हुआ है। तो ऐसा प्रश्न आ जाए ना, लाभ व हानि प्रतिशत बराबर हो तो मध्य में सीपी होगा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मध्य में सीपी होगा। तो 100 200 का मध्य कितना हो रहा है? 150 हो रहा है, तो ये 150 हमारे पास क्या जाएगा? सीपी आ जाएगा। अब इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्यों लिया हमने। तो एक बार के देखो कि 100 रुपये हमने पहले बेच रहा था, तो आरंभ की प्रतिशत हानि कितनी हो रही थी? 50 रुपये हो रही थी, नहीं हो रही थी? सही है, हो रही थी। अब मैंने दुगुना कर दिया, तो आरंभ की प्रतिशत हानि लाभ प्रतिशत के बराबर होगा। तो अब कितने का लाभ हो रहा है? 150 वस्तु की है, 200 बेच रहा हूं, कितने का लाभ हो रहा है? 50 का लाभ हो रहा है। पहले मुझे 50 की हानि हो रही थी, अब 50 का लाभ हो रहा है। तो क्या मैंने जो माना है सीपी वो सही है या नहीं है? एकदम करेक्ट है हमारे पास। तो याद रखना, जब भी दो वस्तु ऐसा दे रखी हो कि विक्रय मूल्य दुगुना करने पर, तो बीच में आपको क्या माननी है? सीपी माननी है। अब हमें क्या करना है? हानि क्या याद करनी है? हानि ज्ञात करना है। हानि कितने की कि लाभ होगा, तो हानि की, एक मिनट रुको, इसका वस्तु को दुगुना करने पर आरंभ की हानि प्रतिशत लाभ हानि के बराबर है। तो क्या याद करना है? हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो
कितने की हानि हो रही है हमारे पास? 50 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है? 150 पर हो रही है। जिससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 50 दिया तो कितना हो जाएगा? 33 सही 1/3% हमारे पास क्या आ जाएगी? हानि आ जाएगी। हमें कैलकुलेट किस पर करनी है? गणना किस पर करनी है? पहले करे मुझे पर करनी, सॉरी पहले भी करे मुझे पर करनी है, दूसरे पर नहीं करनी है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन। तो देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि शेप बी में जितनी पुस्तकें हैं शेप ए में उसकी 4/5 है। ओहो, बहुत ही अच्छा तरीका प्रश्न है। यहाँ पर हो जाएगा क्या? एक बार के लिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ तक लिखने की कोशिश करूंगा, उस तरफ करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये इस क्वेश्चन को यहाँ तक लिखने की कोशिश करूंगा, मैं उस तरफ करने की कोशिश करूंगा। तो देखो क्वेश्चन है शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं शेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं शेल्फ ए में उसकी शेल्फ ए में उसकी 4/5 है। 4/5 है। यदि ए की 25% पुस्तकें यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए और फिर बी से 25% पुस्तक ए में रख दी जाए, 25% पुस्तकें ए में रख दी जाए तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत पुस्तकें रख दी जाए, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत पुस्तकें हैं, कितने प्रतिशत पुस्तकें हैं। थोड़ा सा लेंदी तो क्वेश्चन नहीं कह सकता इसको मैं, लेकिन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर हो जाएगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। सबसे पहली बात यही है कि दे रखा है कि सेल्फ, यहाँ पर इसको बराबर कर देते हैं हम, क्वेश्चन यहीं तक है, यहाँ पर हम हल करेंगे इसका, यहाँ पर सॉल्यूशन करने वाले हैं, क्योंकि थोड़ा सा सॉल्यूशन लंबा होने वाला था, हो जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे लगते तो क्वेश्चन सॉल्यूशन नहीं होता। तो देखो सेल्फ ए में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ बी में, सेल्फ मतलब एक कॉलम बना हुआ है, मान लो 2 अलमारी बनी हुई है आपके पास, बी और ए में जितनी पुस्तकें बी की उसकी कितनी 4/5 है, यानी बी में जितनी पुस्तकें उसकी सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। तो यहाँ ना आप ए और बी मान लो, 2 मान लिया। अब 4/5 इसका मतलब है 400 मान लेते हैं। मैंने कहा ना जो कटने वाला है वही मानना है ताकि आपके लिए आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो 400 इसमें मान लेते हैं और 500 इसमें मान लेते हैं, मान लिया। अब आगे देखो प्रश्न पढ़ते जाओ, उत्तर आ जाएगा आपके पास। यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन पढ़ लिया हमने। आगे देखो, यदि ए की 25% पुस्तकें बी में रख दी जाए तो रख दो आपके पास। तो ए की 25%, इसकी 25% कितना हो जाएगा, यानी 400 का 25% कितना होता है, 2500 का 100, तो 100। तो इसमें माइनस कितना हो जाएगा 100, उसका माइनस प्लस कितना हो जाएगा 100, इसका माइनस कितना हो जाएगा 100, इसका प्लस कितना हो जाएगा 100। अब इसके पास कितने पुस्तकें बची 300, और इसके पास कितने पुस्तकें बची 600 हो गई। आगे देखो प्रश्न, यहां तक हो गया प्रश्न। और फिर 20 से 25% पुस्तकें ए में रख दी जाए। अब 20 से 25% पुस्तकें किस में रख दी जाए, अब तो पहले नहीं रखनी है, अब रखनी है हमें। अब ऐसा नहीं है कि पहले रख दी जाए, दोनों साथ काम नहीं करना, ये होने के बाद ये करना है कि फिर 20 से 25%। तो इसकी 25% कितना जाएगा, 25 का 150, यानी माइनस का 150 150, फिर यहाँ पर हो जाएगा प्लस 150, इसकी रख दी, ये हो जाएगा 0, 5 और 4। इसके पास कितना बचेगा 4,
ये हो जाएगा 054। अब आगे देखो प्रश्न क्या पढ़ रखा है, तो ए में पुस्तकों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। अब बताओ ए में कितनी पुस्तकें हैं, ए में पुस्तकें आपके पास 450, टोटल पुस्तकें कितनी है 900, कितना प्रतिशत है 100 से गुणा कर दो, हो जाएगा 50%। कितना प्रतिशत हो जाएगा 50%। अगर आपको पूछ ले कि बी में कितने पुस्तकें हैं, वो भी आपके उत्तर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो कंफ्यूजन नहीं होना है, जैसा जैसा प्रश्न पूछता जाए वैसा का वैसा करते जाओ, आपके उत्तर कभी गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे, और एग्जाम बहुत नज़दीक आने वाले हैं, तो तैयारी अपने बड़े स्तर पर करते रहिए। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास कैसा है, बहुत ही अच्छा तरीका है। अगर आप उस प्रश्न को तरीके से करोगे तो आपके प्रश्न बहुत ही लेंदी हो जाएगा और आपके परीक्षा में क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको उस क्वेश्चन में अगर 1 मिनट का टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन अगर आप 10 मिनट में कर रहे हो तो उसका कोई औचित्य नहीं रहने वाला है, चाहे उस क्वेश्चन को छोड़ दो, क्योंकि उसके बदौलत पर आप 10 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे जो आपको आ रहे हैं। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम में नहीं लगाना। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको एक बार के लिए स्किप कर दो, अगले क्वेश्चन पर चले जाना। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखने में आसान लगेगा, लेकिन आप अगर उसको करने बैठोगे तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगी। तो शॉर्ट ट्रिक है, उसके लिए एक छोटा सा मेथड है, वो आपको याद रखना ऐसे क्वेश्चन के लिए हमेशा। तो देखो, एक व्यापारी ने, क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 12 रुपए में 17 पेन के भाव से 17 पेन के भाव से कुछ पेन खरीदे, 17 पेन के भाव से कुछ पेन खरीदे। यदि उसने इनको 7 रुपए में 12 पेन के भाव से बेचा हो तो बताओ पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई। क्वेश्चन को देखो, अच्छे से देखना, आपको अच्छे से क्वेश्चन देखकर आपको अच्छे से करना चाहिए। तो अगर आप इस क्वेश्चन को तरीके से करोगे तो आपके लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है, तो आपको तरीके से नहीं करना है। इसके लिए शॉर्ट मेथड है आपके पास, उस शॉर्ट मेथड और शॉर्ट विधि से इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो, क्वेश्चन है, उसको करना, आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, और यहाँ पर लिखना है विक्रय मूल्य। लिख दिया। यानी 12 रुपए में 17 पेन के भाव से खरीद रहा है वो, यानी 12 रुपए में 17 पेन के भाव से खरीद रहा है और 7 रुपए में 12 पेन के भाव से बेच रहा है। इतना करने के बाद क्वेश्चन आपके हो गया। फिर यहाँ पे आपको लिखना है सीपी कितना आ रहा है हमारे पास और एसपी कितना आ रहा है। जो आपके पास क्रय मूल्य दे रखा है, उस क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का लास्ट वाले को आप गुणा कर दो। क्रय मूल्य ऊपर दे रखा है, ऊपर वाले को दूसरे के हर वाले से गुणा कर दोगे, ठीक है। फिर दूसरा क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, इसको इसके गुणा कर दो। तो हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 12 को 12 से गुणा करो, कितना आ गया 144। और विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 17 को 7 से गुणा करो, 17 7 है 119, 17 119। कितने का हानि या लाभ हो रहा है हमारे पास, कितने की हानि हो रही है हमारे पास, हानि ही होगी, क्योंकि कोई वस्तु मैं 144 में खरीद रहा हूँ, 119 से बेच रहा हूँ। कितने की हानि हो रही है हमारे पास, 20 20 30 40 24 25। कितने की हानि हो रही है हमारे पास, 25 की हानि हो रही है। किस पर हो रही है, 144 पर हो रही है। गुणा किससे कर दो, 100 से कर दो। अब देखो गुणा कर दो, इसमें जा रहा है आपका पास 36 बार 4 का भाग, इसमें 4 का भाग जा रहा है 25 बार। ये हो जाएगा 625 बट्टा 36।
गुना भाग कर दो आगे, 36 से कम 36, 36 दूना 72, तो 2 बार भाग नहीं जाएगा हमारे पास, भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। ये लो 36 आ गया, फिर 62 में से 36 घटाओ आपके लिए, ये आ जाएगा 6 आपके पास, कितना आ गया हमारे पास 6, फिर यहाँ पर आ जाएगा 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, फिर हो जाएगा ये, और गुना भाग करो 36 को देखो 7 से गुना करो, 7 संग 42, 7 से लगा 4, 7 21 और 4 25, 252 आराम से चला जाएगा, 52 53 54 55 5 और ये हो जाएगा 13, 130 बच जाएगा, तो 130/36, फिर इनको आराम से काट लो, ये हो जाएगा 17 सही। किससे कट रहा है ये, 2 से 65 हो जाएगा आराम से। एक बार के लिए और देख लेना अच्छे से, एक बार गुना भाग कभी गलती नहीं करनी हमें, एक बार के लिए गुना भाग अच्छे से देख लो। हाँ 130 नहीं होगा क्योंकि पॉइंट है नहीं, 13 सही हो जाएगा, सही एकदम, तो जाएगा 100%, 130 नहीं है, ये सही है। आपके पास कितना प्रतिशत की लाभ आनी आ जाएगी, 17 सही, 13/36% क्या हो जाएगी हमारे पास, हानि हो जाएगी। एक ऐसा ही क्वेश्चन और करने वाले हैं, उस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया तो आप बाकी क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी ने 15 रुपए में, एक व्यापारी ने 15 रुपए में 17 संतरों, 15 रुपए में 17 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। 15 रुपए में 17 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उसने इनको 3 रुपए में 4 संतरों, 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से बेचा, तो पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई, ये आपको ज्ञात करना है। प्रश्न दे रखा आपके पास कि एक व्यापारी था, उसने 15 रुपए में 17 संतरे खरीद रहा है और वो 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से उस संतरों को बेच रहा है, तो पूरे सौदे में लाभ हुआ या फिर हानि हुई। तो प्रश्न ऊपर वाले की तरह ये आपको मानना है क्रय मूल्य और यहाँ मानना है आपको विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास जाएगा 15 रुपए में 17 के भाव से खरीद रहा है, विक्रय मूल्य हो जाएगा आपके पास, ये बट्टा के रूप में मान लो, आप यहाँ पर बट्टा के रूप में मान लो, क्योंकि हमने पहले भी माना था ऐसे क्वेश्चन जब किए थे। 15 रुपए में 17 के भाव से खरीद रहा है और बेच किसके भाव से रहा है, 3 रुपए में 4 के भाव से बेच रहा है, तो ये आपके पास हो जाएगा क्रय मूल्य और ये आपके पास हो जाएगा विक्रय मूल्य, ये याद रखना है। तो सीपी हमारे पास कितना आ जाएगा 15 चौके 60 और एसपी कितना आ जाएगा हमारे पास 70 या 51, यानी 60 रुपए में खरीद रहा है और 51 रुपए में बेच रहा है, तो लाभ एक बार देख लो 70 या 51 है, 1560 एकदम सही है। तो कितने रुपए का लाभ होगा भी, हानि होगी, हमारे पास लाभ होगा या फिर हानि होगी, आप खुद बताओ कि 60 रुपए में कोई चीज़ को खरीद रहा है और वो 51 रुपए में बेच रहा है, तो कितने % की हानि होगी हमारे पास, हानि होने वाली है। हानि कितने की 9 की हानि हो रही है, किस पर हो रही है 60 पर हो रही है, गुणा किससे कर दो 100 से कर दो, 1 0 से 1 0, 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 5 बार, 3 का भाग 3 बार, कितने % की हानि हो जाएगी 15% की हमारे पास क्या आने वाली है, हानि आने वाली है। ये आपको बात से याद रखनी है। एक बार और गुणा कर लो अच्छे से, 3 तिया कितने % की आने वाली है 15%। एक बार और देख लो, 17 संतरों के भाव से खरीद रहा है, तो एकदम सही है, हमारे पास कोई गलती नहीं है, ये याद रखना, हानि ही होने वाली है, लाभ नहीं होने वाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कल हम इसी प्रकार के आगे अलग से टॉपिक क्वेश्चन करने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन ये करने के बाद आगे वाले अलग से क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम आने वाले, और उसके बाद हमारे लगभग ये चैप्टर खत्म होने जाएगा। फिर हम ऐसे क्वेश्चन संख्या 1 क्या है, क्वेश्चन 1 दे रखा है, एक व्यापारी ने 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से, एक व्यापारी ने 1 रुपए में
1 रुपये में 2 नींबू के भाव से, 1 रुपये में 2 नींबू के भाव से कुछ नींबू खरीदे, कुछ नींबू खरीदे, ठीक है, कुछ नींबू खरीदे, उसने इतने ही संख्या में नींबू, उसने इतने ही संख्या में नींबू 1 रुपये में 3 नींबू के भाव से खरीदे, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, यदि उसने इनको, यदि उसने इनको, यदि उसने इनको 2 रुपये में 5 नींबू, 2 रुपये में 5 नींबू के भाव से, 2 रुपये में 5 नींबू के भाव से बेचा तो बताओ सौदे में कितने प्रतिशत लाभ या फिर हानि हुई। ये आपको बताना है कि इन नींबुओं को इस प्रकार बेचा तो सौदे में लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो इसमें उन्होंने नींबू 2 जगह से खरीदे, पहले 2 दुकानदार के पास से जाकर नींबू खरीदे। एक दुकानदार 1 रुपये में 2 नींबू दे रहा था और दूसरा दुकानदार 1 रुपये में 3 नींबू दे रहा था। 2 जगहों से नींबू खरीद कर उसने इकट्ठे किए और दोनों जगहों से नींबू खरीद कर इकट्ठे करने के बाद उनको उन्होंने किस भाव से बेचा, 2 रुपये में 5 नींबू के भाव से बेचा, 2 रुपये में। तो ये बताना आपको कि उसको लाभ हुआ या फिर हानि हुई, ये आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो खरीदना, वो खरीद कैसे रहा, खरीदना है 1 रुपये में 2, 1 रुपये में 3। वो खरीद किस रहा है कि 1 रुपये में 2 नींबू के भाव से, 1 रुपये में 3 नींबू के भाव से लेता है। और बेच कैसे रहा है, बेचना 1 रुपये में 5 नींबू। खरीद तो रहा है वो 1 रुपये में 2 नींबू, 1 रुपये में 3 नींबू के भाव से, और बेच कैसे रहा है, 1 रुपये में 5 नींबू के भाव से बेच रहा है, ठीक है। तो आप ये देखो कि इन तीनों में इनका एलसीएम क्या आ रहा है। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और ये एलसीएम का टॉपिक आपको समझ में आ जाना चाहिए यहाँ से। अगर आपको लेसे ज्ञात करना नहीं आता है तो हमारा एक पार्ट पढ़ाया हुआ है एलसीएम और एलसीएम का, वहां से आप जाके देख सकते हो। लेकिन अगर आपको इन एलसीएम एलसीएम ज्ञात करना आ गया तो आपके आगे आने वाले प्रश्नावली, आगे आने वाला टॉपिक समय काम दूरी या समय मजदूरी वाले टॉपिक में एलसीएम और एचसीएफ की महत्वपूर्ण भूमिका अदा होगी, ठीक है। तो इन तीनों का लेसे पे मतलब 2 का, 3 का और 5 का लेसे पे कितना आएगा। आप देखो 5 सबसे बड़ी संख्या लेना है, 5 दूना 10, क्या 10 में इन दोनों का भाग जाता है, नहीं जाता है। 5 तिया 15, क्या 15 तीनों का भाग जाता है, नहीं जाता। 5 चौका 20, क्या 20 में इनका भाग जाता है, नहीं। 5 छंग 30, क्या 30 में 2 का भाग जाता है, हाँ। 3 का हाँ और 5 का हाँ। तो आप इसका लेसे पे कितना आ जाएगा, 30। यानी हम नींबू कितने खरीद रहे हैं, 30 नींबू खरीद रहे हैं। ये इतना सा याद रखना है, बस इतना सा करते ही क्वेश्चन आपकी क्या हो गया, सरल हो गया। आपको ये मानना है, माना 30 ने, आप 30 की जगह 60 भी मान सकते हैं, 90 भी मान सकते हैं, लेकिन मानने वही संख्या है जिनमें इनका भाग जाता है, ताकि आपके लिए आसान हो जाए करने के लिए, ठीक है। तो अब इतना क्वेश्चन करते आसान हो गया, क्वेश्चन हो गया। आपको ये तो प्रश्न में दिया हुआ वही लिखा हुआ है, फिर भी आसान कैसे हो गया, वही तो बात है। प्रश्न में दिया हुआ वो लिख दिया हमने, किया कुछ नहीं है, एलसीएम ज्ञात किया है, फिर भी प्रश्न हो गया हमारे पास। अब हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्रय यानी खरीदने का मूल्य, विक्रय मूल्य यानी बेचा गया मूल्य ज्ञात करना है, और उसके बाद लाभ हानि ज्ञात करनी है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा इसका, क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, वो 1 रुपये में 2 नींबू के भाव से खरीद रहा है ना, तो 1 रुपये में 2 नींबू के भाव से, यानी 1 नींबू का मूल्य आ गया, मतलब 1 रुपये में 2 नींबू, यानी 1 नींबू का मूल्य कितना हो गया 0.5, 30 नींबू का मूल्य कितना हो जाएगा 15।
1 रुपए में 2 नींबू के भाव से खरीद रहा है, हाँ 15 नहीं होगा, हाँ चलो ये वो लिख दो। फिर 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से खरीद 3 नींबू के भाव से खरीद रहा है 30 नींबू, कितना हो जाएगा 10। तो इन दोनों को जोड़ दो, बराबर कितना हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा हमारे पास सीपी हो जाएगा। क्योंकि दो चीजें क्यों याद की हमने, क्योंकि 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से खरीद रहा है 30 नींबू, 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से खरीद रहा है 30 नींबू। तो 1/2 गुणा 30, 1/2 क्यों किया, क्योंकि हमें 2 नींबू का मूल्य पता था 1 रुपया, लेकिन 1 नींबू का मूल्य पता नहीं था तो हमने 30 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 15। फिर 1 नींबू का मूल्य आ जाएगा 1/3, 30 नींबू का मूल्य आ जाएगा 10 रुपए। दोनों का मिल मिलाकर कितना हो जाएगा 25। हमारे पास क्या आ जाएगा क्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य याद करना है तो विक्रय मूल्य लिख दो 2 रुपये, हाँ यहाँ पर देखो 2 रुपए में है, 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से, तो यहाँ देखो 2 रुपए में 5 नींबू के भाव से। अब आप यहाँ पर थोड़ी सी चीज ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पर आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है गलती, क्योंकि आप ये सोचोगे यहाँ 30 से गुणा करना है, लेकिन यहाँ पर आपको 30 से गुणा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो अगर खरीद रहा है यहाँ पर 30 नींबू खरीद रहा है ऊपर वाले में, और यहाँ पर भी कितना नींबू खरीदा है 30 नींबू, तो 30 और 30 कितने नींबू खरीद लिए उसने 60। अगर वो 60 नींबू खरीद रहा है तो बेचेगा भी तो 60, तो 60 नींबू खरीद रहा है तो बेचेगा भी 60। तो आप किससे गुणा करोगे 60 से, ही याद रखना है, छोटी सी चीज है। क्योंकि वो खरीद रहा है, अगर 30 खरीद रहा है 30 से बेचेगा, लेकिन अगर खरीद भी वो 60 रहा है तो बेचेगा भी वो 60 ही। तो गुणा कर लो, 5 का भाग 12, 5 की 60 और 12 दूने 24। ये हमारे पास क्या जाने वाला है, कोई वस्तु ये आ जाएगा रुपए में आ जाएगा आपके पास। 25 रुपए में खरीद रहा है और 24 रुपए बेच रहा है, तो क्या होगा लाभ या हानि, हानि होने वाली, सीधी सी बात है। कितने रुपए की हानि होने वाली, 1 रुपए की, किस पर होने वाली 25 पर, किससे गुणा कर दो 100 से, 4% क्या होने वाली है हमारे पास हानि होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन एक और करने वाले हैं, याद रखना। ऐसे प्रश्न को गलत नहीं करना, आपको बस एलसीएम निकालना है। प्रश्न आधा सरल हो गया आपके पास, एलसीएम निकालने के बाद आपको यहाँ से 60 से गुणा करना है, पूरा सरल हो गया प्रश्न। बस छोटी छोटी चीजें याद रखनी है और आपके पास सारे क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक व्यापारी ने, ऐसा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के, एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से, 4 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उसने इतनी संख्या में, उसने इतनी ही संख्या में 2 रुपए में, इतनी संख्या में 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से, 3 संतरों के भाव से संतरे खरीदे। ठीक है, आगे दे रखा है, यदि उसने इनको 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से, 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से बेचा तो बताओ सौदे में लाभ या फिर हानि हुई। ये आपको बताना है, फाइंड आउट करना है। क्या करना है फाइंड आउट, कि ऊपर वाले की तरह का तरह एक क्वेश्चन दे रखा है कि एक व्यापारी ने 1 रुपए में 2 नींबू के भाव से कुछ संतरे खरीदे। उसने इतने ही संख्या में नींबू 1 रुपए में 3 रुपए के भाव से खरीदे। सॉरी, नीचे वाला प्रश्न है, सॉरी। एक व्यापारी ने 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे। इतनी संख्या में दूसरी दुकान पर जाकर उसने 2 रुपए में
3 संतरों के भाव से कुछ संतरे खरीदे, यदि उसने इनको 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से बेचा तो बताओ सौदे में कितना लाभ होगा या फिर कितनी हानि होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो ऊपर वाले की तरह करना है। सबसे पहले आ जाएगा आपके पास खरीदा, किस प्रकार खरीदा उसने, 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से। फिर और आ रहा है आपके पास 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से। अब फिर बेचना, यानी बेचा किस भाव से उसने बेचा, देखो 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से। अब इतना तो आपको आना ही चाहिए, लिखना तो आपको आना ही चाहिए ना। अगर लिखना आ गया तो प्रश्न हो गया। अब इनका लेसे पे लेना है। माना संतरे कितने हैं, अब माना संतरे 5, 3 और 4 का लेसे भी याद करना है। इनका लेसे भी कितना आ जाएगा आपके पास, 60 आ जाएगा। अब आपको करना है कि 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से, तो 3 रुपए में यहां पर आ जाएगा आपके पास क्रय मूल्य, ये याद रखना है छोटी सी। तो हो जाएगा 3 रुपए में 4 संतरों के भाव से गुणा हो जाएगा 60 प्लस 2 रुपए में 3 संतरों के भाव से गुणा हो जाएगा 60 बराबर हमारे पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा। तो 4 का भाग 60 में कितनी बार गया, 15 चौके 60, 15 तिया 45, 45 और 40 कितना हो जाएंगे आपके पास 85। आपके पास क्रय मूल्य कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। आप अच्छे से गुणा भाग कर लेना, क्रय मूल्य 85 आ जाएगा। अब विक्रय मूल्य आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास 4 रुपए में 5 संतरों के भाव से। यहां पर आपको राशि दुगुनी करनी है, क्योंकि 60 और 60 120, तो 120 में गुणा करना है, क्योंकि 120 संतरे अगर खरीद रहा है तो बेचेगा भी 120 ही। 5 का भाग कितनी बार गया इसमें, 5 24 पंजे 120, 24 चौके 96। अब आपको लाभ और हानि की गणना करनी है। तो लाभ और हानि की गणना यहां पर कर लेते हैं। कोई भी चीज वो 85 रुपए में खरीद रहा है और 96 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ होगा, 11 का। किस पर होगा, 85 पर क्या होगा, लाभ होगा। गुणा किससे कर दो, 100 से। अब इतना गुणा भाग तो आप खुद भी कर सकते हो, इतना गुणा भाग बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं है, आप गुणा भाग कर सकते हो। वरना देख लो, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20, यहाँ पर आ जाएगा 17, 20 को ये हो जाएगा 220/17%। इतना करो तो ठीक है, वरना आप दशमलव में ज्ञात कर सकते हो, मिश्र भिन्न में याद कर सकते हो, लेकिन आपके पास उत्तर यही आने वाला फाइनल 220/17%। आपके पास क्या आ जाएगा, लाभ होने वाला है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन में हानि ज्ञात की और दूसरे वाले क्वेश्चन में हमने लाभ ज्ञात किया। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हमने जो प्रतिशत में क्वेश्चन किए थे वैसा के वैसे क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन लाभ हानि में चर्चा हो गई तो एक दो बार वापस इन प्रश्नों को वापस पढ़ लेंगे। लेकिन अगर आप प्रतिशत में इन क्वेश्चनों को अच्छे से किया है तो लाभ हानि में आपको सिर्फ और सिर्फ सरसरी नजरों से देखने की जरूरत है, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बार के लिए वापस हम रिकॉल कर लेते हैं हमारे मेथड्स को। क्वेश्चन दे रखा आपके पास, चीनी के भाव में, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर, 40% वृद्धि होने पर, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर उसकी खपत में, उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी। 40% खपत वृद्धि होने के बाद उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी कि परिवार का खर्च नहीं बढ़े, कि परिवार का खर्च नहीं बढ़े। देखो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने प्रतिशत में अगर क्वेश्चन को पढ़ लिया तो फिर आपको 1 मिनट लगने वाला है। मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चन को आपको एरो डायग्राम मेथड से सरल करना है। एरो डायग्राम मेथड इस क्वेश्चन के लिए बहुत ही रामबाण इलाज है। तो आपको करना कुछ नहीं है, माना कि मेरे पास 100 ही था पहले, कितने की वृद्धि कर दी, प्लस 40 की वृद्धि कर दी, कितना मूल्य हो गया 140 हो गया। फिर कितना कमी होगी, वापस वही रहे, यथावत रहे, ये याद रखना है। मूल भी वही था, 40 की वृद्धि की, वापस ये रहना चाहिए। तो यहां पर हमारे पास क्या करनी होगी, हमें कमी करनी होगी, तभी तो होगा। मान लो कि मेरे पास 10,000 रुपए है, ठीक है, और मैं ये कहना चाहूं
कि मैंने यहाँ पर शॉपिंग करने में 5,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए या फिर 1,000 रुपये ज़्यादा खर्च कर दिए, तो मुझे सामान खरीदने में कितना रुपये कम खर्च करना होगा कि मेरे पास बचत यथावत रहे, या फिर बचत पहले 3,000 हो रही थी 3,000 रहे, तो 1,000 रुपये कम पड़ेगी। तो याद रखना है 40% हो रही है, 40 नहीं लिखोगे आप। यहाँ वृद्धि इन दोनों के अनुपात के रूप में होगी, कमी का प्रतिशत होगा। रुपये तो बता सकते हो डायरेक्ट, लेकिन प्रतिशत का अनुपात इन दोनों के रेशियो के रूप में होगा। तो आप कमी करनी है यहाँ पर, तो आपको पता है कि कमी इन दोनों में करनी है, तो सबसे पहले कमी वाले प्रश्न में इन दोनों का अंतर लेते हैं नहीं लेते, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 40। कमी बड़े मान पर होती है छोटे मान पर होती है? हमेशा बड़े मान पर होती है। मान लो 1,000 रुपये की इसकी तनख्वाह थी, 100 रुपये कमी हो गई, तो 1,000 पर कितनी होगी 900 हो गई, तो 900 पर कमी थोड़ी होगी, 1,000 पर होगी। तो बड़ी संख्या क्या होगी हमारे पास 140 हो गई, गुणा किससे कर दो आप 100 से कर दो, तो 1 0 से 1 0 कट गया, फिर 7 और फिर 5 70 बटा इसने नहीं, ये हो जाएगा 200 बटा 7, ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 7 दूने 14, 6 7 8 56, 4/7% क्या हो जाएगी हमारे पास कमी हो जाएगी। यानी 28 सही 4/7% हमारे पास क्या आने वाली है कमी आने वाली है। जब हम 40% वृद्धि कर रहे हैं चीनी के मूल्य में, तो हम कमी कितनी करेंगे 28 से 4/7% कमी करने वाले हैं। तो अगला क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने मिश्रण वाले क्वेश्चन कर लिए ना प्रतिशत वाले टॉपिक में। 3 लीटर चीनी के घोल में चीनी 40, इसमें 1 लीटर पानी मिलाने बनती मिश्रण में चीनी 32 कितनी रहेगी, ये वाले क्वेश्चन में हमने मिश्रण वाले टॉपिक कर लिए। तो इस क्वेश्चन को हम बाद में चर्चा कर लेंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे मिश्रण में कि चीनी मिलाने पर वाष्पित करने पर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वो चैप्टर जाकर देख सकते हो, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 12,000 रुपए है। इनको बेचने पर दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 12,000 रुपए, इनको बेचने पर पहली वस्तु पर 5% हानि, पहली वस्तु पर 5% हानि, वह दूसरी वस्तु पर 10% लाभ होता है। 10% लाभ होता है यदि पूरे सौदे में 480 रुपए का लाभ हो, तो पूरे सौदे में 480 रुपए का लाभ हो तो 5% हानि पर बेचा वस्तु का क्रय मूल्य हमने ऐसे क्वेश्चन प्रतिशत वाले टॉपिक में भी पढ़े थे, लेकिन वहां पर हमने ये नहीं पढ़े थे वस्तु पर बेचना क्रय मूल्य करना। हमने जनसंख्या वाले क्वेश्चन पढ़े थे, वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करने वाले पढ़े थे कि 5% की वृद्धि हुई, फिर 10% की वृद्धि हुई, वर्तमान वृद्धि क्या हुई, ऐसे वाले क्वेश्चन हमने वहां पर चर्चा की थी। लेकिन अगर इन क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे कि माना कि देखो क्वेश्चन वैसे भी हो सकता है बेसिक तरीके से, लेकिन बेसिक तरीके से आपको क्वेश्चन करने में कुछ ज्यादा ही टाइम लग सकता है, लेकिन आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन नहीं करना है। तो आप करना क्या है कि दो वस्तु का इसको कर सकते हैं कि माना कि एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, दूसरी का क्या हो जाएगा 12,000 माइनस x। फिर पहली वस्तु को हम 5% हानि में बेच सकते हैं, फिर दूसरी को लाभ में बेच सकते हैं, फिर दोनों का अंतर निकाल के क्या कर सकते हैं 480 के बराबर करके हम उत्तर निकाल सकते हैं। हो सकता है वैसा प्रश्न, लेकिन वैसे आपको करना नहीं है। यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही नायाब तरीका है हमारे पास, देखना 1 मिनट नहीं लगने वाला आपका क्वेश्चन करने में, 1 मिनट भी। सबसे पहले हमें क्या करना है 480 का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है, ठीक है, ऑल ओवर हो रहा है ये, तो 480 का लगे लाभ हो रहा है लाभ, तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, तो लाभ के लिए लाभ प्रतिशत बट्टा क्रय मूल्य 12,000 गुणा कर दो 100 से, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 12 के 48, कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है 4% का क्या हो रहा है ऑल ओवर लाभ हो रहा है। हमें टोटल लाभ कितना हो रहा है 4% का।
अब देखो वस्तु का, पहली वस्तु खरीदना है बेचना, तो पहली वस्तु ये ना फर्स्ट वस्तु, ये हो जाएगी हमारे पास सेकंड वस्तु, पर्सन हो गया हमारे पास। पहली वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है? 5% की हानि। तो हानि को मैं माइनस से प्रतिशत करना, ये याद रखना, क्योंकि हानि माइनस से होगी तो माइनस से लिख दिया। फिर यहाँ पर लाभ हो रहा है, प्लस में हो जाएगा लाभ कितने हो रहा है? 10 का, बस इतना याद रखना है। और यहाँ पर भी प्लस कितना हो जाएगा? 4%। फिर आपको मिश्रण वाले तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखो ये 10 में से 4 गया, माइनस ही करना है, तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। फिर 4 में से 5 गया, तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस माइनस कितना आ जाएगा? प्लस, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 और 5। ये इतना सा याद रखना। क्यों? इसलिए माइनस लगाया हमने, क्योंकि हानि तो पहले लाभ हो रहा है और ये हानि हो रही है, तो हानि बीच में इनको 0 के बराबर लाना पड़ेगा और फिर 4 ज्यादा पड़ेगा। मान लो ये एक बार के लिए देखो कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ -5 है, तो पहले 0 के बराबर लाने के लिए कितना जोड़ोगे? 5, और फिर 4 के बराबर लाने के लिए कितना जोड़ोगे? कितना जोड़ना पड़ेगा आपको? 4। तो जाएगा 9 जोड़ेंगे तो ये 4 के बराबर आएगा, और इसमें कितना जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। बस ये अनुपात आ गया हमारे पास। ये अनुपात किसका आएगा? अनुपात आएगा आपके पास क्रय मूल्य। जब हमने प्रश्न किया था वहां पर, तो हमने अनुपात वर्तमान जनसंख्या का था, और अनुपात हमारे पास अगर यहाँ पर क्रय मूल्य का है और हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में करेंगे ऐसे प्रश्न, तो अनुपात क्रय मूल्य उसका होगा साधारण ब्याज का, या फिर मूलधन का अनुपात होगा, सॉरी मूलधन का अनुपात होगा। प्रतिशत वाले क्वेश्चन में किसका हो गया था हमारे पास? जनसंख्या का। यहाँ पर क्रय मूल्य का अनुपात आ रहा है, और वहां पर किसका अनुपात आ जाएगा? अनुपात हो आएगा आपके पास, इनको सरल करो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, तो अनुपात आ जाएगा हमारे पास 2:3। ये आ गया आपके पास क्रय मूल्य का अनुपात। किसका अनुपात आ गया? क्रय मूल्य का अनुपात। यानी पहली वस्तु का क्रय मूल्य 2 रुपए है और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3 रुपए। ज्ञात क्या करना है हमें? ज्ञात क्या करना है? 5% हानि पर बेचे गया वस्तु का क्रय मूल्य। 5% वाले का सबसे पहले क्रय मूल्य है कितना? टोटल 12,000 रुपए टोटल है। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य देखो, 2 वस्तुओं का है, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य हमारे पास कितना देखा है? पहले का 3 है, दूसरी का 2 है, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना हो गया? 5। तो किससे गुणा कर दोगे? 5 का भाग दे दोगे। किसी का क्रय मूल्य ज्ञात करना है 5% वाले का, और 5% किसके बराबर है? 2 के बराबर है। याद रखना ये चीज। अगर 10% वाले याद करते तो 3 से गुणा करते, वरना 2 से गुणा कर दिया। तो 5 का दे दो, कितना आ गया? 24, 4,800। यह आ जाएगा क्रय मूल्य पहली वस्तु का। ठीक है, ये हमारे पास प्रश्न हो गया। अगर दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य याद करने के लिए देता तो मैं क्या कर लेते? यहां पर कर लेते हम 12,000 बटा 5 गुणा 3। ये आप अपने स्तर पर करके सरल करो, फिर आप देख लेना कि इसका उत्तर कितना आने वाला है। तो ठीक है, अब अगले क्वेश्चन हम करने वाले हैं।